Good morning and Jai Hind students. Now today we will study from physical property of bases. We have learnt about acid completely. We have learnt about something in base. Now from that part ahead we are learning physical properties of bases. So very first property is what? Bases are bitter in taste. Bases are bitter in taste. Bitter in taste. बेस जो है स्वाद में तीखे होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट bases are either soluble in water, either soluble in water. In this case they are called alkali. In this case they are called alkaline or insoluble in water. Insoluble in water. Here they are simply base, not alkali. बेस यदि पानी में घुलता है तो एल्कलाई कहलाता है. अगर बेस पानी में नहीं घुलता है तो एल्कलाई नहीं कहलाता, सिंपली बेस कहलाता है. आपको मालूम है कि बेस क्या है? तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स हैं. जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं सभी के सभी बेस होते हैं. लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स पानी में घुल जाते हैं और जो घुल जाते हैं उन्हें हम लोग एल्कलाई कहते हैं. और जिस मेटल का बेस पानी में घुलता है उसे हम लोग एल्कलाई मेटल्स कहते हैं. और तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि दे चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. There are the three properties: bitter in taste, and now fourth one is they are soapy in touch. They are soapy in touch. ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं. अगर लैब में ये पता ना चले कि जो केमिकल है वो बेस है या नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए थोड़ा सा पानी हम लोग यूज करते हैं और सॉलिड बेस को टच करते हैं तो स्लिप करने लगता है. अब जब स्लिप करता है तो ये पता चल जाता है कि ये बेस है. तो सॉपी इन टच, बाइटर इन टच. सॉल्युबल केस में ये अल्कलाई कहलाएगा, इनसॉल्युबल केस में ये सिंपली बेस कहलाएगा. दे चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं, कलर चेंज करते हैं. एंड दे आर सॉपी इन टच. और ये जो है छूने में काफी चिकने लगते हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. तो व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस दैट वी शुड अंडरस्टैंड हियर वंस मोर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जैसा कि मैंने आपको पीछे एक बात बताया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन होता है. कोई केमिस्ट्री जानता है तो उसका इतना ही मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शंस कराने में कामयाब है, प्रोडक्ट बता सकता है. ये केमिस्ट्री के जानने का मतलब हुआ. और दूसरी बात, केमिस्ट्री अगर आपको आता है तो दूसरी ये है कि मॉलिक्यूल्स को देख करके उसकी केमिस्ट्री आप बता सकते हैं. अगर मॉलिक्यूल को देख करके केमिस्ट्री आप नहीं बता पा रहे तो फिर केमिस्ट्री की जानकारी आपके पास मुकम्मल नहीं है, पूरी नहीं. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये अपने आप में एक केमिकल प्रॉपर्टी है. सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अगर बेस वाटर में सॉल्युबल हो तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन यहाँ सपोजिंगली हमने NaOH को ले लिया और मीडियम के रूप में हमने वाटर यूज किया. ये मीडियम है. इसे मीडियम कहने का एक अभिप्राय यह है कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, डज नॉट it does not partake in reaction. Partake
इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता, रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, इसके बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो यहाँ हम लोग अगर इसका आयोनाइजेशन देखते हैं तो Na+ बनाएगा और OH- बनाएगा। और हेनिस ने अपने कॉन्सेप्ट में ये कहा था कि बेस वे पदार्थ हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आयनाइजेशन कराया जा रहा है। अगर आप KOH का आयनाइजेशन कराएं तो KOH प्लस H2O आपका बन जाएगा K+ प्लस OH-। ये सिर्फ मीडियम का काम कर रहा है, ये आपका आयनाइजेशन प्रोसेस है। अब हम पहले इसके कमर्शियल नेम को हमने लिखा था और याद करने के तरीके भी आपको बताया। आपको तरीके के अंतर्गत इसको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, यहाँ सोडा जो है सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहलाता है कॉस्टिक पोटास। ये कॉस्टिक पोटाश कहलाता है। यहाँ जो पोटाश है ये पोटासियम को रिप्रेजेंट करता है। रटने के लिए आपके पास एक चीज है, मीनिंग ऑफ कॉस्टिक। कॉस्टिक का मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। तो कॉस्टिक को अगर हिंदी में कहा जाए तो कॉस्टिक का अर्थ होता है गाहक, जो जलाए, उसे हम लोग कॉस्टिक कहते हैं। NaOH और KOH को अगर हम हाथ डालें तो हाथ हमारा कटने लगेगा, जलने लगेगा, इसलिए ये शब्द कॉस्टिक यहाँ लगाया गया। आगे अगर हम रिएक्शन को और प्रोसीड कराते हैं CaOH(2), तो ये आयनाइज करके बनाएगा Ca++ प्लस ट्वाइस OH-। इसका भी नाम आपको याद करना है, कमर्शियल नेम ये होता है स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम। इसी रूप में अगले रिएक्शन को हम लोग देखते हैं तो MgOH(2), ये भी आयनाइज करेगा और ये जो इसका नाम है याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कुछ अलग नाम है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इसको आयनाइज करेंगे तो ये डाइवैलेंट आयन है, Mg++ बनाएगा और ट्वाइस OH- बनाएगा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि गिव द केमिकल रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेसिस, तो ये रिएक्शन आपको लिखना होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ बनाता हूं, गिव द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन for the solubility of bases, for the solubility of bases, solubility of bases in water, in water, पानी में बेस के घुलने का केमिकल रीजन बनाइए या केमिकल इक्वेशन दीजिए, तो उसमें इस चीज को आपको लिखना होगा। We are coming now to the second topic. This was solubility. अब हम इसके रिएक्शन के पार्ट पे काम करें। We will now try to understand the reactions given by bases. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ इसके रिएक्शन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्शन अगर आता है आपको मेटल प्लस बेस, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो क्यों, नहीं पॉसिबल है तो क्यों? मेटल के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी। मेटल क्या होते हैं? मेटल बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर, इनका स्वभाव जो है बेसिक है, ये अपने आप में बेस नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान दिया जाता है वो शब्दों के माध्यम से ही दिया जाता है। तो बेसिक इन नेचर और बेस दोनों में फर्क है। बेसिक इन नेचर मेटल है, बेस क्या है? मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड को हम बेस कहते हैं। मेटालिक ऑक्साइड ये बेस है आपका, इसे हम लोग बेस कहेंगे। लेकिन ये बनता कैसे? मेटल इसमें यूज होता है, इसलिए मेटल क्या है? मेटल बेसिक इन नेचर है, उसका स्वभाव बेस जैसा है।
तो अब आप रिएक्शन अगर करा रहे हैं तो यहाँ बेस है, यहाँ भी बेस है, तो बेस से कैसे रिएक्शन करेगा? ये केमिस्ट्री के हिसाब से इम्पॉसिबल इवेंट है। इसलिए इस जगह पर हम लोग लिखेंगे क्लियरली नो रिएक्शन। ये रिएक्शन संभव नहीं है, इस तरह का रिएक्शन हो नहीं सकता केमिस्ट्री में। बेस से रिएक्शन नहीं करता, एसिड से रिएक्शन नहीं करता। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि आज छोटे मोटे सवाल इस पर बनते रहते हैं। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस केस को पढ़ना है हमें। एक्सेप्शन क्या है वो समझना है, और उसकी चर्चे पीछे भी हो चुके हैं। तो कौन से ऐसे बेस मेटल्स हैं जो बेस से रिएक्शन करेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ZnO, ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जिनके बारे में जानते हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो मतलब हिंदी में होता है, जरा उसको भी देखते हैं, उभयधर्मी। ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं, अर्थात इनके अंदर दोनों गुण होते हैं। तो दोनों गुण कौन कौन से होते हैं? ये एसिडिक प्लस बेसिक, एसिडिक प्लस बेसिक दोनों नेचर है इनका। तो दोनों नेचर होने के कारण क्या होंगे? ये बेस से रिएक्शन करेंगे, और अगर ये बेस से रिएक्शन करता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। अब हम लोग रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। ये एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में लिखते हैं। बहुत मजबूत रिएक्शन है ये। Al प्लस NaOH डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं। जब इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा तो मेटल का अप्रोच क्या होगा? वो भी एम्फोटेरिक ही अप्रोच होगा, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होगी। तो Al प्लस NaOH जब रिएक्शन कराएंगे तो NaAlO2 ये कंपाउंड बनता है, जिसे हम लोग, और H2 यहां बनेगा। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में रिएक्शन लिखें आप, तो मैंने पहले आपको बताया कि आप रिएक्शन जो भी लिखेंगे बैलेंस केस में लिखेंगे। वो रिएक्शन बैलेंस होना ही चाहिए। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखते हैं तो बोर्ड की परीक्षा में पूरा नंबर रिएक्शन का नहीं मिलेगा, बहुत साफ बात है। और जो भी कंपाउंड उसमें बनते हैं, अगर वो कंपाउंड कुछ अलग हटके हैं, जो सामान्य रूप से उस कंपाउंड को आप नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसका नाम आपको लिखना होगा। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये लिखना पड़ेगा। उसी रूप में अगर जिंक का रिएक्शन हम NaOH से कराएं तो रिएक्शन ये भी देने में कामयाब हो जाएगा, और बनेगा Na2ZnO2 ये कंपाउंड बनता है, जिसे हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट है, और प्लस H2O बनेगा। अब ये इलाका जो केमिस्ट्री का है, ये बड़ा ही ढंग से समझने लायक इलाका है, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार सवाल बनाया जाता है कि बेस कैन रिएक्ट विद मेटल कैन रिएक्ट विद बेस और नॉट। तो लड़के अधिकांशतः क्या करते हैं कि यस लिख देते हैं, और यस लिखने के पीछे भी उनकी मैथमेटिक्स जो है, केमिस्ट्री जो है, बहुत सही है, क्योंकि जिंक और एल्युमिनियम रिएक्शन तो करता ही करता है। लेकिन ये केस जो है नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है मेटल का, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ मेटल, बिहेवियर ऑफ मेटल। ये मेटल का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इस पर आप नियम नहीं बना सकते। ये कोई नियम नहीं है केमिस्ट्री का, ये अपवाद है, नियम का नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। तो इसे हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो अपवाद का बात हो गया। अब अगले टॉपिक पर हम लोग पहुंचते हैं। रिएक्शन विद मेटल को हमने देख लिया, आगे हम लोग आते हैं दूसरे रिएक्शन पर। जो रिएक्शन है हमारा, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी मत रटें, सिर्फ चीजों को समझने का प्रयास करें कि चीजें कैसे हो रही, केमिस्ट्री जानने की कोशिश करें, बाकी बातों से अपना लगाव मत रखें। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल, अब ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, एक बड़ा सवाल है। इसका केमिकल पॉइंट क्या है? अगर हाँ या ना में हम जवाब देते हैं
तो उसकी केमिकल पृष्ठभूमि क्या है? तो नॉन मेटल हम यहां लिखते हैं, नॉन मेटल प्लस बेस, अब रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसका निर्णय, इसका डिसीजन लेने के लिए इसके केमिस्ट्री को जानना होता है। तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर का मतलब कहीं से ये नहीं होता कि एसिड होते हैं, ये एसिड नहीं है, लेकिन एसिडिक इन नेचर है। एसिड आप बनाएंगे तो इन्हीं से एसिड बनेगा। एग्जाम्पल में आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे H2SO3, अगर आप एग्जाम्पल, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। कहीं भी आप देखेंगे नॉन मेटल के बगैर एसिड नहीं बन सकता। HBr, ये आप देख रहे हैं, HNO3 यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये सबके सब क्या है? नॉन मेटल है। बिना नॉन मेटल के एसिड की कल्पना नहीं हो सकती, ये आपका नॉन मेटल है। फिर यहाँ जाते हैं, ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बगैर एसिड नहीं बनता, इसलिए नॉन मेटल का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव एसिडिक इन नेचर है, लेकिन एसिडिक इन नेचर का कभी ये मतलब नहीं होता है कि एसिड है। एसिड एक दूसरी चीज है, एसिडिक इन नेचर दूसरा चीज है। इन दोनों के बीच के फासले को समझिए। तो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? रीजन आपको मिल रहा है, केमिस्ट्री आपको बताने में कामयाब हो रही है कि रिएक्शन क्यों होगा। रिएक्शन होने का बड़ा वजह यह है कि नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो एसिडिक इन नेचर जब ये है, तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो आपको मालूम है क्या बनता है? ऑलवेज साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और जरूरत पड़ने पर H2O बन सकता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जैसे हम लोग लेते हैं नॉन मेटल में कार्बन डाइऑक्साइड को हमने उठा लिया और NaOH से इसकी रिएक्शन करा दी, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल है, और इस रास्ते जो पदार्थ बनता है NaHCO3, ये आपका बनेगा। इसमें H2O लेना पड़ेगा, ये H2O आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की तर्ज पर और भी कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप सीधे इसे आपने देखा, तो बेस के साथ डायरेक्ट रिएक्शन इसका चल रहा, हम सीधा बेस उठाते हैं। तो यहाँ जो नॉर्मल मेटल हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, और यहाँ रिएक्शन में बेस के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन का पार्ट लेते हैं। नॉन मेटालिक पार्ट है, यह आपका मेटालिक पार्ट है, यानी कि ये बेस है, और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनना चाहिए क्योंकि बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड होने के कारण ये क्या करेगा? बेस का सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ जो सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? इस रूप में हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड उठाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड है, रिएक्शन हम लोग लेते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिएक्शन कराते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आपको आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेस के रिएक्शंस जो हैं नॉन मेटल से या नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ पॉसिबल कुछ और रिएक्शन एक आप देखते हैं। जैसे रिएक्शन में हम लोग डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, इसका रिएक्शन कराते हैं। ये आपका क्या? ये बेस है, और इस जगह पर हम लोग एसिडिक ऑक्साइड उठाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड उठाते हैं तो रिएक्शन क्या करेगा? ये अल्टीमेटली सॉल्ट देगा। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। तो ये रिएक्शन क्यों हुआ ये समझना। रिएक्शन इसलिए हुआ कि ये आपका बेस है और ये आपका क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड की वजह से रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है और कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है। इस रूप में अगले रिएक्शन को भी हम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SiO2, और यहां से ये बन जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट SiO3। ये मैग्नीशियम सिलिकेट, तो मैग्नीशियम सिलिकेट जो यहां बना ये क्या है? एक सॉल्ट है,
और क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बेस है और ये एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए रिएक्शन होता है। अब बेस में जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ही हमें जाननी है अपने सिलेबस के हिसाब से। अब यहाँ एक स्केल हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल ये क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन को जानने का एक रास्ता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म याद रखिए, पीएच इज कॉल्ड पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन से मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है। आपको मालूम है कि एसिडिक बिहेवियर जो है, स्ट्रेंथ जो है H+ के टर्म में नापा जा सकता है, OH- आयन के टर्म में उसका बेस नापा जा सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन and basic strength is directly proportional to the concentration of OH- ion। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इसे हम लोग वीक बेस कहेंगे, अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तो इस बात के लिए एक स्केल बना जिससे हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, बेसिक है तो ज्यादा है या कम है। तो इस कॉन्सेप्ट को लाया गया पीएच स्केल के दायरे में। अब पीएच स्केल का जो फंडा है, जो उसकी मौलिक बात है, वो हमें समझना, उसका बेसिक जानना है। पीएच स्केल जो है 10⁻⁻14 पर काम करता है। अब 10⁻�14 ये तो लिया गया, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, हमने इसी डेटा को क्यों लिया, हम क्यों नहीं 10⁻15 ले लिए? बहुत अच्छा सवाल है। और ये जानना है कि आउट ऑफ 10⁻14 molecules of water, only one molecule of water is present in ionized form, केवल अगर आप 10⁻14 मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के, तो केवल एक मॉलिक्यूल जो है आयन के फॉर्म में होता है। तो आयन के फॉर्म में एक ही मॉलिक्यूल है, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ अगर H+ आयन हम निकालना चाहें तो 10⁻14 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल आयन के फॉर्म में है? आप इसको देखिए, 1 मॉलिक्यूल आयन के फॉर्म में है। तो यहां अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या मिलेगा डेटा हमको? डेटा मिलेगा 1/10⁻14, यानी कि आयंस की संख्या कहां मिलेगी वाटर के केस में? 10⁻14। ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है? ये कॉन्सेंट्रेशन वाटर में H+ का है और यही कॉन्सेंट्रेशन वाटर में आपका OH- आयन का भी है। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻14 होता है। अब इस स्केल पर हम काम करते हैं और समझते हैं कि ये पीएच का वैल्यू बाहर कैसे आया। तो कॉन्सेंट्रेशन वाटर क्या है? वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो मालूम कि वाटर इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, वाटर इज अ न्यूट्रल लिक्विड, वाटर एक न्यूट्रल लिक्विड है। तो इस न्यूट्रल लिक्विड में पीएच की स्थिति क्या हो? पीएच प्लस POH, ये क्या मिलेगा? 14 मिलेगा और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर।
यहाँ pH इज इक्वल टू POH, तो हम लोग इसकी जगह पर इसे लिख सकते हैं, तो pH प्लस pH इज इक्वल टू 40, इसलिए pH इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। तो pH स्केल में 7 जो है ये वाटर के बारे में बताता है, वाटर से ही निकला हुआ ये कॉन्सेप्ट है, और वाटर क्या है न्यूट्रल है, इसलिए pH का वैल्यू जब 7 होती है तो ये केस न्यूट्रल का बनता है। अब इसे हम लोग 0 मान करके चलते हैं, तो 0 मान के जो स्केल बनता है 7 पर, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट हमें 7 पर मिल रहा है, इसलिए इसका स्केल जो हम बनाते हैं, यहाँ स्केल आप देखेंगे तो pH स्केल जो बनता है लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड है, यहाँ 7 होगा। अब 7 को अगर आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहां से हम तुलना करेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस यह हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां से हम तुलना करके चीजों को समझेंगे। तो यहाँ 6 आएगा, ये 5 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से जाएगा, और यहाँ आप बढ़ेंगे तो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये ऐसे बढ़ता है। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस में 7 किसका इंडिकेटर, वाटर क्या होता है न्यूट्रल का, ये न्यूट्रल है। तो इस पॉइंट पर कलर क्या होगा, नो चेंज ऑफ लिटमस पेपर, नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर, नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर, कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के कलर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। अब रेड लिटमस पेपर पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो रेड ही रह जाता है, ब्लू को डालते हैं वो ब्लू ही रह जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल केस है, पानी न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें लिटमस पेपर को चेंज करने की ताकत नहीं होती। अब इधर अगर हम बढ़ते हैं, इस साइड में 7 से इधर की ओर बढ़ते हैं तो एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीज करती है, तो एसिडिटी इंक्रीज करती है। अब हम इसे कैसे जानेंगे कि एसिडिटी इंक्रीज कर रही है, तो एसिडिटी इंक्रीज को जानने का तरीका यह है कि इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, रेड कलर ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, या क्या करेगा, जब एसिड स्ट्रांग होगा तो लिटमस पेपर के कलर को स्ट्रांग करेगा, यानी कि ज्यादा इंटेंस करेगा। तो सबसे फेंट कलर क्या मिलेगा आपको, फेंट कलर ऑरेंज मिलेगा। ऑरेंज से जब इधर की ओर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपको ब्लड रेड लिटमस पेपर हो जाएगा, ब्लड रेड, ये लिटमस पेपर का कलर है। और यहां से हम ये जानते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ रहा है। अब इसे रुक के जब हम इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, बेसिक बिहेवियर इंक्रीजेस, बेसिक बिहेवियर इंक्रीजेस, बेसिक बिहेवियर जो है इंक्रीज करती है। अब बेसिक बिहेवियर इंक्रीज को हम लोग कैसे जानेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या हो, लगातार बढ़ेगी। तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी, ब्लू स्टार्ट कहां से लेगा, इंडिगो से जाएगा। इंडिगो अगर है तो वीक बेस है, आगे बढ़ के ये वायलेट कलर तक जाता है, तो वायलेट अगर मिलता है तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये चीज जो पीएच स्केल का मिला हुआ है, सो यहां से एग्जाम में हर साल सवाल बनता है, ये ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर बनते हैं। तो ये आपका एसिड और बेस की बात हुई। अब हम लोग जो अगली पॉइंट है सॉल्ट, थोड़ा सा उसे देखते हैं और आगे सॉल्ट के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट को क्या कह सकते हैं हम, डिफाइन अगर करना चाहें, इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट सॉल्ट इज, व्हाट सॉल्ट इज, सॉल्ट क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करें, क्या है, salt is the product of neutralization reaction, is the product of neutralization reaction, salt is the product of neutralization reaction, salt जो है neutralization reaction का प्रोडक्ट है। तो neutralization reaction के बारे में पीछे चर्चा हो चुका है, आप जानते भी होंगे उसके बारे में, कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं
तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर ये बनता है। तो सॉल्ट यहां से है बना हुआ है। ये सॉल्ट जो बनता है इसमें एक पार्ट बेस का लगता है और सॉल्ट का वह पार्ट जो बेस से आता है, द पार्ट which comes from base, is called basic radical, basic radical उसे हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, वह पार्ट जो बेस से पहुंचता है। और सॉल्ट का वो पार्ट, द पार्ट विच कम्स फ्रॉम एसिड, पार्ट which comes from acid, comes from acid, और जो एसिड से आता है, comes from acid, is called acidic radical, उसे हम लोग एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब किसी भी सॉल्ट में बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये एग्जाम में एमसीक्यू में बनने वाला सवाल है कि आप सॉल्ट लिख दिया जाएगा, आप उसके एसिडिक और बेसिक रेडिकल को समझने की कोशिश करें, बताएं कि इसमें एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। यहां से देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH प्लस HCl को मालूम है इसमें क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। इसमें बेस से कौन सा पार्ट पहुंचा है, NaCl को देखते हैं, इसमें बेस से आने वाला पार्ट कौन है, Na है, ये बेस से पहुंचा और एसिड ये, तो ये बेस से पहुंचा Na, इसलिए बेसिक रेडिकल क्या होगा, बेसिक रेडिकल इसका Na प्लस होगा। और चूंकि ये पार्ट एसिड से पहुंचा है, HCl आप देखिए एसिड से निकल रहा, तो एसिडिक रेडिकल जो है क्या होगा, इसमें एसिडिक रेडिकल आपका Cl माइनस होगा। तो सॉल्ट में बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल बताने के लिए आता है एग्जाम्स में, और हमें जानना चाहिए कैसे निकालना है। जो पार्ट बेस से आया वो बेसिक रेडिकल हो गया। तो यहाँ जो मेटल्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, चूंकि मेटल बेसिक इन नेचर होते हैं इसलिए बेसिक पार्ट कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा। और मेटल के बारे में आप जानते हैं मेटल का केमिकल बिहेवियर क्या है, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। अब यहां ये टर्म जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, ये समझते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये शब्द क्या है, इसको समझा जाए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ये कंपाउंड वर्ड है, ध्यान दीजिए। कंपाउंड वर्ड का मतलब ये सिंगल वर्ड नहीं है, इसमें दो वर्ड लगे हुए हैं। एक आपका इलेक्ट्रो प्लस पॉजिटिव है, दो शब्द हैं इसमें। इलेक्ट्रो शब्द किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन को बताता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के रास्ते मेटल पॉजिटिव होने का प्रयास करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते मेटल पॉजिटिव कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मेटल की बिहेवियर क्या है, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एज द केस में भी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो बनाएगा क्या ये, सो दे फॉर्म केटायन, और इसलिए ये केटायन बनाएंगे। तो किसी भी सॉल्ट में जो केटायन होता है वो क्या है, बेसिक रेडिकल है। अब इसी रूप में आगे हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द जो है इसे आप देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये शब्द क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है
ये कंपाउंड वर्ड है, ये भी दो शब्दों से बना हुआ कंपाउंड वर्ड है, और जो कंपाउंड वर्ड होते हैं दो शब्दों से बनते हैं। तो यहां हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव बनाएगा। तो किसी मेटल किसी एलिमेंट को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएगा? वेल, तो नॉन मेटल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। जैसे आपने देखा Cl है, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बनाएगा? Cl माइनस बनाएगा। और यहाँ की मैथमेटिक्स देखिए, Cl क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन है। लेकिन यहाँ जो ये सब बन रहा है Cl माइनस, इसका एक अलग नाम है, इसे हम लोग क्लोराइड कहते हैं। ये क्लोराइड है, इसी रूप में नाम में परिवर्तन होता है। Cl क्लोरीन आगे चल करके वो क्लोराइड बना। तो ये शब्द जो होते हैं इनको ठीक से समझना होगा। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही अपना रोल होता है। इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर होता है, गेम इलेक्ट्रॉन का ही चलता है। केमिस्ट्री बहुत गहरे में इलेक्ट्रॉनिक इवेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन के ही सारे कारोबार होते हैं। अगर शब्दों को समझने में हम चूक जाएंगे तो शायद जो बात है वो हमारी समझ में ना आए। जैसे मैं किसी अवसर पर कहूं कि मैं आप सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, तो श्रद्धांजलि जो है वो यौगिक शब्द मान के हमने कह दिया कि श्रद्धा को अंजलि भर भर के हमने गिरा दिया, तो अच्छी बात है। श्रद्धा भरी हम अंजलि में और गिरा दिया श्रद्धांजलि, अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ी क्या है कि श्रद्धांजलि कंपाउंड वर्ड नहीं है, यौगिक शब्द नहीं है, ये सिंगल वर्ड है। और श्रद्धांजलि का मतलब जब कोई मरता है उस समय ये चीज दी जाती है। तो इसी रूप में अक्लमंद को अगर आप तोड़ दें, अक्ल प्लस मंद, जिसकी बुद्धि कमजोर हो अक्लमंद है, तो जो बातें हैं वो बिगड़ सकती हैं। इसलिए शब्दों को ठीक से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बेसिक आयन। अब यहां से हमने एसिडिक और बेसिक रेडिकल को पहचानने का अच्छा सूत्र निकाला कि जो बेसिक रेडिकल होगा वो क्या होगा। यहाँ कंक्लूजन देखिए इसका, बेसिक रेडिकल ये क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करें। तो बेसिक रेडिकल मेटल होगा, और मेटल के फॉर्म में क्या होगा? कैटायन होगा। और एसिडिक रेडिकल क्या होगा? एसिडिक रेडिकल जो होगा इसके बारे में समझिए। एसिडिक रेडिकल जो है, रेडिकल आपका नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल अपने बिहेवियर के हिसाब से क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। तो यहाँ जो केस हमने लिखा था Na+ और Cl-, ये कैटायन और एनायन के रास्ते हम लोग एसिडिक के बेसिक रेडिकल को समझते हैं। ये काफी गहराई तक मैंने बात को रखा। थैंक यू गाइस, विल मीट अहेड।